इलेक्ट्रोफाइल में लिखो, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो आप लिखें इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट electron and form covalent bond। आगे लिखो नेक्स्ट, एग्जाम्पल लिखो, ऑल कैटायन, एग्जाम्पल लिखो ऑल कैटायन, कैटायन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे CH3+, H+, NO+, X+, सारे के सारे कैटायन, ठीक है। पर इसमें कुछ कैटायन एक्सेप्शन है बेटा, जैसे H3O+, जैसे NH4+, ठीक है, या RNH3+, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, इनके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड वाले हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या हुआ, लेने के लिए जगह ही नहीं है उनके पास। सेकेंड लिखो एग्जाम्पल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल with vacant orbital, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे BeH2, BH3, AlCl3, SnCl4, Fe, FeBr3, PCl3, PCl5, एक्सेट्रा। सर PCl5 क्यों लेगा सर, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे ऑक्टेट कंप्लीट होना कोई रूल ही नहीं होता भाई, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए बस। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उन पे क्या होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहता है तो इस पर डेल पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे PH5 है ना, PS3 अगर है, PS3 नॉट लुईस एसिड, PH3 लुईस एसिड नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं ले पाएगा इजीली। तो ये नोट कर लें भाई। सेकंड लिखे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखो इट हैज टेंडेंसी
it has tendency to donate electrons तो अपन लिख सकते हैं लोन पेयर और पाई बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाले भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो, ठीक है। डोनेट इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और पाई बॉन्ड टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे कैन बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो शुड हैव लोन पेयर और पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल लिख लो, H नेगेटिव, R नेगेटिव, X नेगेटिव, मतलब जितने भी एनायन हैं एक्सेट्रा, बोले तो ऑल एनायन। तो न्यूट्रल के एग्जाम्पल जैसे अमोनिया, RNH2, H2O, ROH, ROR, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन भी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? क्योंकि उनके पास वीक पाई बॉन्ड होता है। न्यूक्लियोफाइल का डुप्लेट या ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। जैसे H माइनस का तो डुप्लेट कंप्लीट है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। भले ही उसके पास लोन पेयर हो, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा वो। ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है तो पहले तो खुद लेना चाहेगा ना, देने के बजाय। ठीक है, तो आप लिख लो ना, ये लाइन एक नोट कर लो, न्यूक्लियोफाइल should have complete octet or duplet। nucleophile should have complete octet or duplet। सॉल्वेंट, लिखो इसमें, इट इज अ लिक्विड which provides
which provides medium to the reaction, medium for the reaction, for reaction. अभी जो सॉल्वेंट होता है ना, ये दो टाइप का होता है. एक होता है पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दो टाइप का है. पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट कौन होगा? जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो. अगर म्यू नेट जीरो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट तो कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर. तो इधर लिखो नॉन पोलर सॉल्वेंट. इनका म्यू नेट कितना होता है? जीरो होता है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CCl4, C6H6, CS2, एल्केन, साइक्लोएल्केन. और जनरली ईथर जो होता है ना, ईथर वो भी नॉन पोलर जैसा ही बिहेव करता है. उसका डाइपोल मोमेंट भी बहुत कम आता है, क्योंकि ईथर में बीच वाला ऑक्सीजन कवर हो जाता. अरे ईथर होता क्या है? जैसे CH3, OCH3. तो ये जो इसका ऑक्सीजन है ना, ये कवर हो जाता है बहुत. ये बल्कि ग्रुप होते हैं ये. तो बीच वाला ऑक्सीजन कवर हो जाता है, तो इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. इसलिए ईथर एक एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, कम रिएक्शन कर पाता है. चलो अभी तो इतना बहुत है. ये अपन तो ईथर को बाद में रिएक्शन में ही समझेंगे. और इधर नॉन पोलर. अब ये जो पोलर सॉल्वेंट है ना भाई, ये दो तरह के होते हैं. एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक. मतलब पोलर हैं और H+ डोनेट कर पा रहे हैं, और एक पोलर हैं लेकिन H+ डोनेट नहीं कर पा रहे. तो ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक तरफ लिखो पोलर प्रोटिक, सॉल्वेंट, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं PPS. एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन्हें बोलते हैं PS. पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक. लिखा इतना? चलो अब एक बात और लिखो, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल. मैं इनके एग्जांपल बताऊंगा अभी डिटेल में. अभी थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिखो पहले. सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल आपको पता ही है. लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक. इसका मतलब जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर या लेस पोलर में सॉल्युबल होंगे. तो एक पॉइंट लिखो, पोलर कंपाउंड are dissolved dissolves in polar solvent for example ionic compound in water, ionic compound in water या H2. आगे लिखो नॉन पोलर
नॉन पोलर कंपाउंड आर डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप लिखें ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे लिखो कोवलेंट कंपाउंड आर more soluble in organic solvent, in organic solvent। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अरे ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं लेस पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड पे तो परफेक्ट प्लस माइनस होता है, जैसे Na+Cl माइनस। तो जो ज्यादा प्लस माइनस रखता है आयनिक कंपाउंड वो पोलर सॉल्वेंट, जैसे पानी में सॉल्यूबल होते हैं। कोवलेंट वाले कम पोलर होते हैं। तो जो लेस पोलर है या नॉन पोलर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। जो लेस पोलर है या नॉन पोलर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, एसिटिक एसिड, CCl4, ये भी कैसे होते हैं, लेस पोलर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे, ध्यान रखना। ये लाइन काम आएगी पूरे सारे के सारे चैप्टर्स में अपने। जैसे चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एमीन हो, चाहे एल्कोहल हो, ये पानी में कम सॉल्यूबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे। हाँ, कई बार पानी में भी सॉल्यूबल हो जाते हैं, जैसे कई बार एच बॉन्डिंग वगैरह हो जाए तो एल्कोहल एच बॉन्डिंग करता है, एसिटिक एसिड एच बॉन्डिंग करता है, इस तरह से एमीन एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो उस वजह से वो पानी में थोड़े बहुत सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन तो भी उनकी फर्स्ट चॉइस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही रहती है हमेशा। लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो पहला लिखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पोलर मतलब इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता और ये H+ डोनेट कर सकते हैं। तो अब लिखो पोलर सॉल्वेंट हु कैन डोनेट H+ आयंस, जो H+ आयन डोनेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल H2O, ROH, फिनॉल, एसिटिक एसिड, अमोनिया, RnH2। इन सबके पास क्या है, H+ और सब में पोलैरिटी है। हो गया बेटा इतना। अब एक पॉइंट समझना, जैसे मेरे पास एक NaOH है कंपाउंड, इस NaOH को मैंने पानी में डिसॉल्व किया।
ऊपर वाले हो गए क्या नोट? NaOH को पानी में डिसॉल्व किया तो क्या होगा, मेरे पास ये Na प्लस है और OH माइनस है, यहां मेरे पास H2O है, H2O, 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 इधर भी H2O, H2O। अब ये पोलर सॉल्वेंट है तो डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस। अब आप देखो यहां पर ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव है ये Na प्लस के साथ में क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सिमिलरली यहां डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस, इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो आप देखो ना यार, ये जो मेरे पास कंपाउंड था, ये जो भी सब्सटेंस था NaOH, ये पानी ने क्या किया, इसके कैटायनिक पार्ट को भी अट्रैक्ट कर लिया और एनायनिक पार्ट को भी अट्रैक्ट कर लिया, मतलब दोनों को डिसॉल्व कर लिया। Na प्लस के चारों तरफ तो वाटर का O माइनस आकर उसको डिसॉल्व कर लिया और OH माइनस के चारों तरफ वाटर का H प्लस के थ्रू अट्रैक्ट हो गया, और वाटर से अट्रैक्शन मतलब वाटर में डिसोल्यूशन, वाटर से अट्रैक्शन मतलब वाटर में डिसोल्यूशन। तो ये जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना बेटा, ये सब्सटेंस के कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं, कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी इतना टाइम आज ज़्यादा बचेगा नहीं तो मैं यही बता देता हूँ। जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मानो ये मेरे पास है कीटोन, एक मिनट बस सामने ध्यान देना, ये मेरे पास है कीटोन। अब कीटोन में ऑक्सीजन और कार्बन की EN सेम होती है क्या? किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। अब जब यहां मान लो Na प्लस प्रेजेंट है तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस Na प्लस के साथ में अट्रैक्शन शो कर लेगा। तो ये पोलर सॉल्वेंट तो है लेकिन ये H प्लस नहीं दे पाएगा, तो ये क्या है, पोलर एप्रोटिक। अरे समझ रहे हो क्या भाई, यहां कोई मोर EN से हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है। एसिडिक H कौन सा होता है, वो H जो मोर EN से अटैच हो, वो अच्छा खासा एसिडिक H होता है। तो यहां इसने तो अट्रैक्ट कर लिया इसको, लेकिन जैसे OH माइनस है, अब OH माइनस को अट्रैक्ट करने के कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बोकेटाइन, मतलब ये कैटायन अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये तो चारों तरफ बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, ये तो बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, तो ये इसको अप्रोच कैसे कर पाएगा यहां से? नहीं समझे क्या मेरी बात? H2 तो छोटा सा था, H2 तो छोटा सा पार्ट था, तो यहां पर ये तो ओपन जैसा ही है, तो यहां ये ऑक्सीजन को हिंडर थोड़ी है ज्यादा, लेकिन यहां ये जो कार्बोकेटायन है ये हिंडर्ड है, छिपा हुआ है उन बल्कि ग्रुप से, तो ये नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, डिसॉल्व नहीं कर पाएगा इजीली। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सब्सटेंस के केवल कैटायनिक पार्ट को अब्सॉर्ब कर पाता है, कैटायनिक पार्ट को डिसॉल्व कर पाता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक का एनायनिक पार्ट बाहर होता है तो वो रिएक्ट कर लेता है, लेकिन कैटायनिक पार्ट तो हिंडर्ड रहता है बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप से। तो यहां केवल कैटायनिक पार्ट को ही डिसॉल्व कर पाएगा, एनायनिक पार्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, और यहां दोनों पार्ट को डिसॉल्व कर रहा है आपके सामने। समझे क्या? तो आप ये नोट कर लो बेटा, ये एग्जांपल नोट कर लो। तुम्हारा टेस्ट है संडे को, नेक्स्ट संडे को। हाइड्रोकार्बन आ रहा है क्या उसमें? नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता सर।
ये फेज 3 तो है ना? हो गया इतना? एक पॉइंट लिखो, देखो, हैंस PPS can dissolve hence PPS can dissolve both cationic and anionic part of substance. ऑब्लिक रिएजेंट। ठीक है, ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट को डिसॉल्व कर सकता है। इसके बाद में अपन सेकंड पढ़ेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नेक्स्ट टर्न पे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है।